नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुटकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए आपको बताते हैं क्या खास लेकर आए हैं आज कार्यक्रम में हम आपके लिए। जानेंगे कि बाजार में जो जोरदार तेजी हमने आज देखी उसके पीछे क्या वजह रही। फोकस बजट पर भी रहेगा। कल बजट आने वाला है और अब बाजार पर इसका कितना असर दिखेगा, क्या करना चाहिए आगे आपको। कल चूंकि बाजार भी खुले हैं और बजट का एक बड़ा ट्रिगर भी है, क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट की उम्मीद और अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार में हमने आज शानदार तेजी देखी। निफ्टी 238 अंकों की मजबूती के साथ 17,340 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 58,000 के पार निकल गया। बाजार में और कहां एक्शन दिखा, पूरी अपडेट के साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ हुई और कल बजट है, उसके पहले बाजार में शानदार रैली देखने को मिली। इकोनॉमिक सर्वे के पेश होने के बाद हमने देखा कि निफ्टी में एक अच्छी उछाल भी देखी गई। करीब 300 अंकों की तेजी थी निफ्टी में और सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद देखी गई। अगर क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी करीब 238 अंकों पर बंद हुआ और सेंसेक्स में भी करीब 800 अंकों से ज्यादा की मजबूती सेंसेक्स में भी देखने को मिली। और बैंक निफ्टी में भी दिन भर अच्छी तेजी थी, करीब 285 अंक ऊपर बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो FY23 में जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% के बीच रहने का अनुमान है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने की भी उम्मीद जताई और इन सभी जो इकोनॉमी सर्वे में आउटलुक आए उसके वजह से हमने देखा कि बाजार में अच्छी तेजी आज के दिन बनी रही और दिन भर IT, रियल्टी और सरकारी बैंकों में आज काफी अच्छा रुझान देखने को मिला। IT स्टॉक्स की बात करें तो आज निफ्टी के भी टॉप गेनर्स में इनका नाम था। इसमें टेक महिंद्रा, विप्रो, माइंट्री और इन्फोसिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि दिन भर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। होटल शेयरों में आज हमने देखा अच्छी खरीदारी थी और कुछ चुनिंदा जो अनलॉक थीम वाले शेयर थे वहां पर भी एक बाइंग आज लौटी है। इसमें रॉयल ऑर्किड, इंडियन होटल्स, महिंद्रा हॉलीडे, EIH, यहाँ पे कुछ आज अच्छा कारोबार देखने को मिला। रियल्टी स्टॉक्स के लिए भी आज काफी अच्छा दिन था। गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स मिल्स, DLF, ओबराय रियल्टी, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। सरकारी बैंकों में आज दिन भर अच्छा रुझान था क्योंकि अब माना जा रहा है कि बजट में सरकारी बैंकों में जिस तरह से रिफॉर्म चल रहे हैं उसमें उसको लेकर वित्त मंत्री कुछ पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर सरकारी बैंकों के लिए कर सकती हैं, जिसके चलते आज कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। इसी के साथ ही साथ बजट तो फोकस में है ही, लेकिन इसी के बीच नतीजे भी काफ़ी ढेर सारे आ रहे हैं और हमने देखा ओवर द वीकेंड काफ़ी सारे निफ्टी कैश सेगमेंट के भी नतीजे आए और उसके चलते आज रूट मोबाइल, इजी ट्रिप, UBL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज अच्छा कारोबार देखने को मिला दिन भर। और बाजार के नज़रिए से कल काफ़ी बड़ा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। ईटी नाउ स्वदेश पर हमने बाजार के कई दिग्गजों से बजट को लेकर उनकी उम्मीदों के बारे में जाना। कुछ ने बजट को लेकर भरोसा जताया है तो कुछ ने कहा है कि इस बार शायद बजट में बहुत बड़े ऐलान की संभावना कम ही है। I think first and foremost, the budget has to be growth oriented. What we need in India now is that growth should continue to be stronger. And for that, there are two sides. One is how to put direct investments, and second is to encourage investments. Okay. So obviously, I'm looking forward that the capital allocation on capital account would be far greater this year. Infrastructure is the need of the hour, and I think this government is doing excellent job in infrastructure for last few years. जो गवर्नमेंट ने पिछले 7 सालों में निरंतर एक पॉलिसी फॉलो की है, which is कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को जो बेहतर करने की निरंतर कोशिश रही है गवर्नमेंट की, उसी को अगर आगे बढ़ाए तो वही सबसे बड़ी अपेक्षा रखते हैं इन्वेस्टर्स से। बजट के हिसाब से मुझे उम्मीद है कि बजट इज नॉट टू डिसरप्टिव बिकॉज इंडियन इकोनॉमी हैज बीन रिकवरिंग नाइसली ऑल्दो स्लाइटली अनइवनली। तो बहुत बड़ा धक्का नहीं आना चाहिए बजट में, देन वी शुड बी ओके। सो मेरे ख्याल से जो वीकेस्ट पोर्शन है इकोनॉमी के, उस पे फोकस होने की चांस ज्यादा है। एक जो
मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज है वो अभी भी काफी स्ट्रेस में है। रूरल जो कंज्यूमर है वो भी अभी भी काफी स्ट्रेस में है। एंड इसके लिंक हाउसिंग भी है जो अच्छी खासी जॉब्स क्रिएट कर सकता है, कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग। तो एसएमई, रूरल एंड जो हाउसिंग सेगमेंट्स है उसमें फोकस होने के ज्यादा चांसेस हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से यही होगा कि वो किस तरह से एक एक्सपेंडिचर टारगेट दें जो क्रेडिबल है, जो अचीवेबल है। क्योंकि अभी हमारी खुशकिस्मती है कि टैक्सेस अच्छे बढ़ रहे हैं, केवल वो पेट्रोल डीजल के टैक्स ही नहीं, बट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सभी टैक्सेस अच्छे बढ़ रहे हैं। इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ये सब अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में टैक्सेस की कमी नहीं है। मार्केट ऑलरेडी अज्यूम कर रहा है कि फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, तो सरकार के पास खर्च करने की क्षमता है। अगले साल बहुत सारा जो इस साल का खर्च है, जैसे वैक्सीन का खर्चा या जो मुफ्त का अनाज बढ़ रहा था, इस बार एक्चुअली फर्टिलाइजर के दाम भी गिरने शुरू हो गए हैं, तो शायद उम्मीद है फर्टिलाइजर सब्सिडी भी कम होगी। तो जब इतना पैसा फ्री अप हो जाएगा तो उसको सरकार कैसे खर्च करेगी? और ये केवल केंद्र सरकार ही नहीं, एक्चुअली सबसे बड़ी मुश्किल ये राज्य सरकारों के पास है। आई थिंक मेरे हिसाब से नो नेगेटिव इन द बजट is better than something coming up and people getting confused in the market. I think बाकी है जो I think there is some noise around income tax reduction versus expenditure tax increasing. I think ऐसा कुछ बड़े पैमाने पे आता है तो I think that could be sort of a reform and a game changer for India. But बहुत difficult है बोलना कि whether it will come on. बाकी आई थिंक स्टेटस को मेंटेन फ्रॉम लास्ट ईयर इज गुड। देखिए, सबसे बड़ा टैक्सेशन को लेके है कि जितना अधिक टैक्स होगा उतना ही टैक्स का इवेजन होगा। सभी इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे देश के जो भी करदाता हैं वो चाहते हैं कि 10, 15 और 20% के 3 स्लैब हों, इससे ऊपर नहीं हो। दूसरा, जो गोल्ड ज्वेलरी कैश खरीदने की छूट है वो 2 लाख रुपया है। गांव देहात के लोग भी 10 तोले की ज्वेलरी अपनी बेटी को सोशल सिक्योरिटी के लिए देते हैं तो वो 5 लाख रुपए की बैठती है। तो दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि 5 लाख रुपए तक की अगर कैश में छूट मिलेगी तो ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा फलने फूलने का मौका मिलेगा, जो कि 3 साल से बिल्कुल दम तोड़ रही है। और बजट डे को लेकर टाइम्स नेटवर्क के एमडी और सीईओ एम के आनंद ने उम्मीद जताई है कि टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, एनर्जी सेक्टर्स में वित्त मंत्री द्वारा अच्छे फैसलों का ऐलान कल सुना जा सकेगा। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। Globally, the most important thing that currently is holding sway is increase in oil prices over the last few months, and generally the specter of inflation across most major economies across. Obviously, it had to happen because of the quantitative easing that was happening over the last 2 years due to pandemic. So I think that is something that will be on top of the mind of the finance minister when this budget is being presented. However, we need to be a little cautious in the sense that the third wave, in fact, probably you can say has been good for India in the sense that Omicron has done a job of giving a booster to all those people who have been vaccinated, and it also has probably helped in accelerating the process of vaccination. As it is, India has already had the world's biggest vaccination drive, and it's done it so admirably that we practically are now sitting at a cusp of a period where you will have at least the next 3 to 4 months of a lot of confident people coming out there, participating in the economy, spending, and it is coinciding with summer, spring, etc., and the Indian festival season of April. All in all, there is a very solid economic consumer revival that is out there. We hope that inflation and concerns about oil price do not dampen this, and therefore my expectation would be that policies in the areas of taxation and energy should be devised in a manner that we are able to
protect these animal energies that we expect and hope will be released in the next 2 to 3 months. Besides that, of course, there is a need to, and I'm sure that will be done. My expectation would be that allocation to Manrega and PM Kisan Yojana, etc., are done in a manner that it protects the broader consumer sentiment by putting money in the hands of the consuming public. We also hope to see attention to sectors which have been affected by the pandemic, more than the others, so that those sectors also employment is protected or revived. Then of course there is the critical areas of health and education more so, because students are coming in for the first time practically in the next academic year after 2 years of extraordinary circumstances. So I think this would be my expectation. All in all, steps to ensure that animal instincts are protected, and steps to ensure that money is put in the hands of the consuming public, and people who have been affected by the last 2 years are taken care of. और हमारे कार्यक्रम में हमारे दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं अब, शर्मिला जोशी और मंदार जामसांदेकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मंदार, कल का दिन काफ़ी अहम जाहिर तौर पर, आज हमने देखा एक अच्छा रीबाउंड बाजार में देखने को मिला 17,300 के ऊपर अब, लेकिन बजट के दिन क्या एडवाइस कर रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? ट्रेडिंग की कोई सलाह दे रहे हैं या वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी? सौमित्र जी, अब भी मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया कि कल बजट है तो शांति बनाई रखनी है, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे लगता है कि अब हम वो भाव जो वोलेटिलिटी जो होती है वो पकड़ सकते हैं, लेकिन वो सही में नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसलिए शांति बनाए रखनी वो ज़्यादा बेहतर होती है, और बजट डाइसेक्ट करने के लिए और 2-4 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए कल के दिन तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है सिर्फ किस तरीके से प्राइस ट्रेड होता है और किस तरीके से फॉर्मेशंस बनते हैं चार्ट पे, वो देखने। बहुत सारे स्टॉक्स हैं कि जो अभी भी एक इनडिसीजन के दौर से गुजर रहे हैं, तो शायद उनमें कुछ अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो वो हमें कल के क्लोजिंग पे समझ में आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स हैं कि जो अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उनमें शायद इंटरेस्ट बन सकता है। लेकिन कल के लिए ट्रेडिंग अगर करना हो तो वो मेरी राय रहेगी कि नहीं करना चाहिए, अभी भी शांति बनाई रखनी है। और निफ्टी के तौर पे अगर देखना है तो 17,600 और 17,700 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर बुलिश व्यू बनाना हो, बजट सही में अच्छा है या नहीं है, ये अगर समझ लेना हो तो ये लेवल वॉच करनी बहुत जरूरी है। 7,600 और 7,700 अगर ब्रेक करके निफ्टी ऊपर चलता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट ये एंटीसिपेट कर रहा है कि बजट सही में अच्छा है मार्केट के लिए। लेकिन कौन सा ट्रेंड बनेगा, कौन सी अपॉर्चुनिटी बनेगी, वो तो हम बाद में ही देख पाएंगे। जब बजट का ऐलान हो जाएगा उसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी बाजार को। शर्मिला, आप कैसे अप्रोच कर रही हैं कल बाजार को? जैसा मंदार कह रहे हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच है, शांति बनाए रखनी है उनका कहना है। आपका अप्रोच किस तरह से होगा? आपको लगता है जिस तरह की इकोनॉमिक सर्वे के जो डॉक्यूमेंट आज पेश हुए हैं उससे एक बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बजट शायद बाजार को खुश कर पाएगा? यस, आई थिंक एक तरह से कि आपने कहा कि आज जो डेटा सामने आया, उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले हफ्ते जिस तरह से मार्केट करेक्ट हुए हैं, इट सिंपली मींस कि हम एक मेजर इवेंट में काफी लाइट जा रहे हैं, विच इज ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से थोड़ा पॉजिटिव मूड बनाने के कोई स्टेटमेंट्स आए तो देयर इज अ गुड चांस कि बजट विल बी वेरी वेल रिसीव्ड। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि थोड़ी जो थीम रहेगी बजट की वो ग्रोथ ओरिएंटेड रहे, और लिटिल बिट मोर फोकस एज वी बीन हियरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ वॉइसेस ऑन एक्सपेंडिचर। तो मुझे लगता है मार्केट उसको काफी पॉजिटिवली लेगा। बट आई वुड अग्री कि कल के दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि कभी-कभी एक आध दो स्टेटमेंट से यू कैन गेट कैरिड अवे, और आप कुछ मार्केट्स टेंड टू बी वेरी वॉलेटाइल ऑन सम बजट डेज। तो इस वजह से थोड़ा दूर रहना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम ट्रेडिंग। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप रुक ही सकते हैं एक दिन के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडर है तो भी आपको बहुत संभल के कल ट्रेडिंग करनी है।
का दिन काफ़ी अहम रहेगा। बजट के अनाउंसमेंट्स आएंगे और उसके बाद बाजार कौन सी करवट बैठता है ये देखना होगा। दोनों ही हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि कल के दिन ट्रेडिंग की जल्दबाजी न करें। चलिए आज की कुछ खबरों पर फोकस करते हैं। शर्मिला, अगर आपने सन फार्मा के नतीजे देखे हों तो यहाँ पर मुनाफा जो है वो 2059 करीब के आसपास आया है। हमारा अनुमान कुछ 1700 करोड़ के आसपास था। आय हमने देखा अच्छी खासी बड़ी है, 8840 करोड़ के आसपास। एबिटा जो है वो बढ़ा है, 2400 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। आपने कैसे एनालाइज किया? सन फार्मा जनरली ये रहता है कि ट्रेडर्स का भी फेवरेट होता है और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डर्स को भी लगता है कि उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नतीजों के बाद क्या सलाह रहेगी सन फार्मा पे? एक्चुअली मेरी काफी लंबे समय से, बिकॉज आई थिंक कि दो रीजंस है। एक तो जैसे कि एक पूरा सेक्टर भी पसंद है क्योंकि एक लंबे सॉर्ट ऑफ एक ऐसा लंबा दौर गुजरा फार्मा के लिए, विद जो जिस तरह से प्राइसिंग प्रेशर वगैरह थे उस वजह से, तो एक लंबा दौर गुजरा जहां पर हम देख रहे थे कि नथिंग वाज, नो स्टॉक वर रियली अप्रिशिएटिंग दिस होल पैंडेमिक। और उसके पहले आई थिंक एक आध साल चीजें सुधरने लगी है बिकॉज दे आर ओवर अ लॉट ऑफ जो लीगल इश्यूज वगैरह रहते थे। और सन फार्मा जैसे कंपनीज थे, दे आर पोजीशन देमसेल्व्स नाइसली, और उन्होंने स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह की तरफ उनका पोर्टफोलियो पोजीशन किया है, जिसके नतीजे अब हमें द रिजल्ट ऑफ दैट वी आर नाउ सीइंग इन नंबर्स। तो मेरे हिसाब से इट्स बीन ट्रेडिंग वेरी कंफर्टेबली ओवर दैट 800 सॉर्ट ऑफ लेवल्स, और ये नतीजे भी मुझे काफी पसंद है। सो आई वुड कंटिन्यू टू मेंटेन माय बाय इन सन फार्मा। ओके, तो लॉन्ग टर्म में बाय कॉल बनी रहेगी सन फार्मा। ब्रॉडली पहले भी शर्मिला को पसंद आता है स्टॉक। मंदार, एक स्पेस है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, उसमें से 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे आज आए, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। रिजल्ट्स तो हालांकि हम देख रहे हैं कि लॉस में यहाँ पर माफ़ कीजिए जो मुनाफा है वो कम हो रहा है कंपनियों का, लेकिन चार्ट्स पर क्या आपको लगता है इन ओएमसीज में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है? मंदार, आपका माइक म्यूट है, अगर आप उसे अनम्यूट कर लें प्लीज। सौमित्र, तीनों स्टॉक्स जो हैं ये फिलहाल रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं। यानी बीपीसीएल से अगर शुरुआत करते हो तो बीपीसीएल 360 और 400-405 इस तरीके का एक रेंज फिलहाल बना हुआ है पिछले 2 महीनों से। ये रेंज में से बाहर निकलेगा तो एक मोमेंटम वाली अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला ट्रेड तो अभी फिलहाल बीपीसीएल में नहीं बन रहा है। उसी के साथ में अगर एचपीसीएल का चार्ट देखूं तो वो भी अगर उसी तरीके के दौर से गुजर रहा है, 300 का सपोर्ट है, ऊपर में 330 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो एक छोटे रेंज में ऐसे लगता है ये फॉर्मेशन देखने के बाद कि ये प्राइस यानी ये जो भाव है ये किसी अनाउंसमेंट के लिए या किसी डेवलपमेंट, खास डेवलपमेंट के लिए रुका हुआ है। आईओसी का चार्ट देखता हूं वो भी उसी तरीके का है। अब ये तीनों चार्ट देखते हैं तो ये तीनों में से आईओसी ज्यादा बेहतर लगेगा। एचपीसीएल और बीपीसीएल में इतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं। आईओसी के केस में 128 से लेके 130 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करके अगर ये स्टॉक चलेगा तो इसमें एक फास्ट मूव, हमें एक 10% का एक अपसाइड हमें देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ा एज सच मूव नहीं। मोमेंटम के लिए तीनों में से आईओसी एक बेहतर लगता है, लेकिन वो भी 130 ब्रेक होने के बाद। ओके, तो 130 ब्रेक होने का वेट करना चाहिए आईओसी में। उसके बाद तीनों जो ओएमसीज हैं उसमें उसका चार्ट थोड़ा बेटर दिखाई देता है। चलिए, हालांकि हमारे दोनों ही मेहमानों ने कहा है कि आपको कल थोड़ी शांति बनाए रखनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, लेकिन शो में हम ये ज़रूर पूछते हैं कि कल अगर ट्रेड करना है तो कौन से स्टॉक्स पर करना है। वक्त हो गया है वीआईपी शेयर्स का। तो मंदार, आप ही से शुरू करूंगा। अगर कल, हालांकि आपने बोला है कि शांति बनाए रखनी चाहिए, आपको अनाउंसमेंट्स देखने चाहिए, लेकिन अगर किसी को कोई पोजीशन लेनी है तो क्या कोई ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाए हैं आप कल के लिए? आपका माइक फिर से म्यूट है मंदार। सौमित्र, जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट फिलहाल पीएसयू बैंक्स में ज्यादा दिख रहा है, तो इस हिसाब से कैनरा बैंक मुझे एक अच्छा लगता है। कैनरा बैंक में हाल ही में 230-235 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला हुआ है। वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है, यानी पिछले अगर 6-8 महीनों का वॉल्यूम देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स इसमें ट्रेड कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद आगे जाते हुए इसमें एक ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये बाय बनेगा। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 228 का और ऊपर में टारगेट होगा 301 का। और दूसरा जो स्टॉक है कि
मंदार, आपका माइक फिर म्यूट हो गया है। दूसरा जो स्टॉक है वो पावर ग्रिड है। हाल ही में हमने ये भी देखा कि पावर स्टॉक्स में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट था, इसमें अंडरकरेंट भी बहुत पॉजिटिव है। इसमें एक ब्रेकआउट बना 20 जनवरी को और तब से ये स्टॉक 210 की लेवल के ऊपर बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड है, अंडरकरेंट पॉजिटिव लग रहा है। इसमें एक बाय बनेगा, 210 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 241 का टारगेट होगा। ओके, तो पावर ग्रिड और कैनरा बैंक ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। पीएसयू स्पेस पसंद आता है यहां पर मंदार को। शर्मिला, आपकी तरफ से अगर कोई लंबे समय के आइडियाज हो तो कौन से होंगे आज? दो स्टॉक्स एंड दोनों लार्ज कैप। एक लार्सन एंड टूब्रो, मुझे लगता है कि बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि बजट में थोड़ा फोकस रहेगा कि ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स और उसके स्पेंड में, तो मुझे लगता है इसका एक हमेशा सीधा बेनिफिशियरी एलएनटी रहता है, ऑफ कोर्स होल होस्ट ऑफ अदर स्टॉक्स, लेकिन अगर एक स्टॉक आप लेंगे तो लार्सन एंड टूब्रो रहेगा। तो पहला स्टॉक लार्सन एंड टूब्रो रहेगा। दूसरा स्टॉक टाटा मोटर्स। नतीजे कुछ खास नहीं आए हैं तो शायद थोड़ा करेक्ट हो सकता है ये लेवल से, बट आई थिंक यूज दैट डिप एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि मुझे लगता है कि ईवी स्पेस के लिए भी बजट से कुछ पॉजिटिव निकल सकता है, बिकॉज दैट इज अ एरिया जहां पर गवर्नमेंट ने भी एक इंटरेस्ट दिखाया है इन प्रोपेलिंग की जल्दी ईवी का अडॉप्शन हो पूरे देश में, और उसके लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाए। और टाटा मोटर की जो ईवी की गाड़ी है उसके लिए इंडिया में काफी अच्छा रिसेप्शन है, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टॉक टू कीप एन आई ऑन। तो ये दो स्टॉक रहेंगे। ओके, एलएनटी और टाटा मोटर्स ये दोनों लार्ज कैप आप फोकस कर सकते हैं लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक, और बजट से भी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कोई ट्रिगर इनको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला और मंदार आज शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने आइडियाज़ भी देने के लिए। चलिए, कल की तैयारी की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। वक्त हो गया